हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो आज अपन ये जो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण अपन ने कल पढ़ लिया था, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, तो उसके बाद अपन कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चन तो मैंने पहले ही आपको करा दिए थे किसमें, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में। आज अपन बात करते हैं किसकी, मैंने एक सामने क्वेश्चन लिखा है कि सिद्ध करो कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण घूर्णी निर्देश तंत्र की सारणिक को संतुष्ट करता है। सबसे पहले तो बात पता होनी चाहिए कि ये घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होता है, रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है। जब तक ये पता नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं कर पाओगे। फर्स्ट ईयर की जब आप मैकेनिक्स की बुक देखोगे तो फर्स्ट ईयर की जो मैकेनिक्स की बुक है उसमें आपका ये क्या था, अपने पास घूर्णी निर्देश तंत्र का टॉपिक था, यानी रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टॉपिक था। तो उसमें अपन दो इक्वेशन आती थी, वो मैं दो इक्वेशन लिखता हूँ। हम जानते हैं कि घूर्णी निर्देश तंत्र में, यानी इस घूर्णी निर्देश तंत्र में क्या होता है, अपने पास इस टाइप का कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है एक, और दूसरा क्या करता है, इसी के साथ इसका रोटेशनल में मूव करता है, यानी कितने डिग्री पे, थीटा डिग्री पे, या अपन कह सकते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी पे। तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या करता है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो वो ही रहता है, एस तो वही रहता है, एस डैश उसके रेस्पेक्ट में क्या करता है, रोटेशन करता है। ठीक है, तो वो कहलाता है अपना रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसकी दो इक्वेशन आती है, यदि इक्वेशन याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको फर्स्ट ईयर की मैकेनिक्स की बुक में यूनिट फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगी। तो हम जानते हैं कि घूर्णी निर्देश तंत्र की समीकरण, तो घूर्णी निर्देश तंत्र की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, अपने पास एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये वाली इक्वेशन होती है। यदि मैं वाई डैश की लिखूँ तो ये अपने पास इक्वेशन होती है माइनस का एक्स साइन थीटा प्लस का वाई कॉस थीटा, ये दोनों क्या होती है, अपने पास इक्वेशन होती है। यदि मैं इसको सारणिक रूप में लिखूँ तो क्या आएगा बताओ, तो ये आएगा अपने पास सारणिक रूप में, क्या आएगा आपके पास सारणिक रूप में, तो सारणिक रूप में आ जाएगा अपने पास एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, यदि प्रदिश के रूप में लिखता हूँ। सारणिक रूप में किस रूप में, प्रदिश रूप में। प्रदिश रूप में आप जानते हो कि क्या होता है इसमें, देखो प्रदिश रूप की बात करोगे तो इसमें एक्स डैश तो क्या हो जाएगा, एक्स वन डैश। ऐसे ही अपने पास यदि y की बात करूँ तो y क्या हो जाएगा, या फिर आप इसको एक बार तो नॉर्मल लिख लो, फिर इसको टेंसर के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x डैश वाई डैश, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और ये हो जाएगा अपने पास कॉस थीटा। हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास x और y। अब क्या इसको मैं प्रदिश के रूप में लिख सकता हूँ, क्या बताओ। प्रदिश के रूप में लिखने के लिए क्या किया था अपन ने, प्रदिश के रूप में के लिए क्या किया था, यानी जो x होता है उसको अपन किससे लिखते हैं, x1, y होता है उसको किससे लिखते हैं, x2, इसी तरह से लिखते हैं। तो यदि मैं इसको ही प्रदिश रूप में लिखूँ, किसको प्रदिश रूप में लिखने पर, यानी टेंसर रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x है तो ये क्या हो जाएगा x1 डैश, ये क्या हो जाएगा y है तो x2 डैश। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। यहाँ हो जाएगा अपने पास, ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और क्या रहेगा आपके पास, कॉस थीटा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा, इसका प्रदिश रूप हो जाएगा। तो यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण को। तो सबसे पहले तो अपन को लॉरेंज रूपांतरण समीकरण पता होनी चाहिए, जो अपन ने कल निकाली थी। तो अपन जानते हैं कि जो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण होती है वो क्या होती है, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। तो देखो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण को मैंने प्रदिश रूप में भी लिखा था, तो वहां पे अपने पास कल एक सारणिक बनाई थी अपन ने, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण को प्रदिश रूप में लिखा था। तो क्या सारणिक बनाई थी बताओ, मैं उसकी इक्वेशन लिख दूं डायरेक्टली, x1 डैश इज इक्वल टू गामा x1 प्लस आयोटा बीटा x4, यही था अपने पास। ऐसे ही x2 डैश इज इक्वल टू क्या था अपने पास, x2 था, x3 डैश इज इक्वल टू क्या था, x3 था, और x4 डैश इज इक्वल टू क्या था अपने पास, गामा x4 प्लस आयोटा बीटा x1, सॉरी माइनस। बताओ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन की ये इक्वेशन थी, एक बार चेक कर लेना कहीं गलत ना हो। ठीक है, आपको ये इक्वेशन दिमाग में रहनी चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से काफ़ी क्वेश्चन होंगे। तो देख लो एक बार चेक कर लो, ये इक्वेशन सही लिखी है क्या, अपन ने जो लिखी है वो सही लिखी है क्या। सही है, कोई डाउट, कुछ डाउट नहीं। अब मैं यहाँ पे जहाँ पर अपन ने गामा क्या लिया था, देखो जहाँ पर गामा क्या लिया था अपन ने, गामा लिया था अपन ने क्या, 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर का अंडर रूट लिया था। अब इस गामा को मैं कैसे आयोटा में कन्वर्ट करता हूँ, देखो तो यहाँ पे जो माइनस है तो इसकी जगह मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ,
गामा इज इक्वल टू 1/1 प्लस आयोटा वी अपॉन में सी का होल स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा अंडर रूट। क्या लिख सकता हूँ क्या मैं इसे, कोई डाउट आपको? लिख सकता हूँ, इसमें माइनस का क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं। अब ये वाली जो टर्म है ये यहाँ पे हमेशा क्या बताती है, एम यानी ढाल बताती है। एम क्या होता है, टेन थीटा, यानी क्या होता है उसे ढाल। तो जो ये वाली टर्म शो करती है वो अपन शो करती है किसी भी आयोटा वी बाई सी। तो इसमें ये जो है एम की वैल्यू है वो कितनी है, आयोटा वी बाई सी। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, गामा इज इक्वल टू 1/1 प्लस किसका लिखूँ, टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिखूँ, टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास अंडर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 10 क्या होता है अपना सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा अंडर रूट। तो ये क्या बन जाएगा अपना कॉस थीटा। तो यानी अपने पास जो गामा इज इक्वल टू आएगा वो क्या आएगा, गामा इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास कॉस थीटा। ठीक है, एक टर्म तो ये आ गई, इसको मैं नंबर दे देता हूँ 5। अब क्या करूँ मैं, ये एक टर्म तो ये आ गई। अब अपन को निकालना है कि अपने पास जो दूसरी टर्म निकालनी है उसको आयोटा बीटा की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि अपन ने ये तो क्या निकाली, साइन कॉस में गामा की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे अपन, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। तो वो वैल्यू निकालने के लिए कैसे करेंगे बताओ, बताओ। जो अपन ने चीज मानी उसी से निकालेंगे। यानी यहाँ पे क्या माना था अपन ने, टेन थीटा इज इक्वल टू आयोटा वी बाई सी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आयोटा वी बाई सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यदि मैं इसको इधर भेजूँ, यानी देखो इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा तो ऐसे का ऐसे, ये यदि कॉस थीटा उधर जाएगा, ये आयोटा ऐसे का ऐसे, साथ में वी बाई सी अपन क्या होता है जानते हैं कि बीटा होता है, और ये कॉस थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इसको मैं नंबर दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करना है अपने को, अब अपने पास जो भी ये वैल्यू है इसमें, किसमें, ये वाली जो वैल्यू है इसमें ये सब वैल्यू रखनी है। तो एक बार इतना लिखिए, फिर मैं रखता हूँ वो वैल्यू। कुछ नहीं किया अपन ने, जो रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसकी इक्वेशन अपन पहले से ही जानते हैं। इसको मैंने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। इसी को मैंने फिर क्या लिखा, टेंसर के फॉर्म में लिखा, जहाँ पे ये एक वाले कन्वर्ट हो जाते हैं टेंसर में। मैंने कल भी बताया था आपको। ये लॉरेंज रूपांतरण इक्वेशन, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन अपन ने कल इसको डेरिवेशन में निकाला है। ये वाली आपको याद रखनी है। और यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लिखी है, यानी उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, लॉरेंज रूपांतरण के वाले में। अब अपन ने जो ये वाली जो दोनों वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू से अपना निकलना क्या चाहिए, ये क्या कह रहा है कि सिद्ध करो कि प्रूफ दैट लॉरेंज रूपांतरण समीकरण घूर्णी निर्देश तंत्र की सारणी को संतुष्ट करता है। तो रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को संतुष्ट करता है, यानी ये रोटेशनल की अपने डिटर्मिनेंट आई है, ये कि ये डिटर्मिनेंट यदि इन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से आ जाती है तब तो ये सेटिस्फाई करेगा, अगर नहीं आती है तो नहीं करेगा। तो देखो अपने पास यहाँ पे जो टर्म होती है वो कौन कौन सी होती है अपने पास, मतलब उसमें देखो जो कोऑर्डिनेट यहाँ दो काम में ले रहे हैं, यहाँ पे अपन दो कोऑर्डिनेट काम में लेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे जो बीच में जो ये वाली डिटर्मिनेंट आएगी है, ये यहाँ और इसकी डिटर्मिनेंट क्या आनी चाहिए अपने पास, दोनों के सारणी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तब ये इसका क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई की प्रूफ करेगा। लिख दिया। अब अपन को क्या करना है, देखो अब अपने पास जो वैल्यू आई है, मैं ये इस साइड का थोड़ा हटा दूँ, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है लिख दिया होगा आपने। देखो अब अपन को क्या करना है, अब अपने पास यदि मैं एक एक कोऑर्डिनेट लेता हूँ, दो कोऑर्डिनेट लेने अपन को, तो फर्स्ट तो लेता हूँ x1 डैश इज इक्वल टू गामा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ गामा से, तो गामा आयोटा बीटा x4। ठीक है, गामा की वैल्यू कितनी है, समीकरण 5 से अपन जानते हैं कि समीकरण 5 से जो गामा की वैल्यू है वो रखनी है। तो समीकरण 5 से गामा की वैल्यू कॉस थीटा रखेंगे, तो ये क्या आएगा, कॉस थीटा x1 प्लस यहाँ पे क्या है कॉस थीटा और आयोटा बीटा
और साथ में क्या है x4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखो समीकरण यहाँ पे आयोटा बीटा कॉस बीटा क्या दे रहा है, साइन थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x1 कॉस थीटा प्लस आयोटा बीटा कॉस थीटा, ये क्या देता है अपना साइन थीटा देता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x4 साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक तो ये हो गया। एक अपन कौन सा लेते हैं, x4 वाला कोऑर्डिनेट लेते हैं, इसमें भी सेम वही गामा x4 है, तो ये हो जाएगा गामा x4 प्लस ये गामा इसके साथ बीच में माइनस है तो ये ठीक है माइनस, तो गामा आयोटा बीटा और ये क्या है अपना x1 था, ये x1 है, ठीक है। तो ये क्या था अपना x1, तो देखो गामा की जगह क्या आ जाएगा कॉस थीटा, x4 आगे आ जाएगा माइनस, देखो यहाँ पे क्या है आयोटा बीटा और x1 की वैल्यू यानी गामा की वैल्यू जब रखोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा अपने पास आयोटा बीटा और कॉस थीटा, यही आएगा और साथ में क्या आएगा x1। तो अपन इसको ऐसा लिख सकता हूँ x4 कॉस थीटा माइनस का आयोटा बीटा कॉस थीटा क्या है अपना साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और साथ में क्या आ जाएगा अपना x1, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो ये अपना किसके इक्वल आ गया, x4 के, ये वाला आ गया x1 के। तो देखो यहाँ पे ये कौन सी इक्वेशन बनी, इसको मैं नंबर दे देता हूँ, इसको तो दे देता हूँ 7 और इसको दे देता हूँ 8। अब इसी को मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखता हूँ, तो देखो कैसे आएगा अपना, ये कैसे आएगा, देखो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट कौन सा आ जाएगा, समीकरण 7 और 8 को सारणिक रूप में लिखने पर, समीकरण 7 व 8 को सारणिक रूप में, किस रूप में, सारणिक रूप में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा सारणिक रूप में, देखो x1 एक तो हो जाएगा अपना x1 डैश और ये हो जाएगा अपना x4 डैश, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं। फिर क्या है, देखो अपने पास x1 की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक तो x1 लिख देता हूँ और एक क्या लिख देता हूँ x4 लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, देखो x1 के साथ कौन सा कोऑर्डिनेट है, x1 के साथ cos थीटा है तो ये आ जाएगा cos थीटा, x4 के साथ प्लस का साइन थीटा है तो ये आ जाएगा साइन थीटा। ऐसे ही x1 के साथ कौन सा है, माइनस का साइन थीटा है, यहाँ पे इस इक्वेशन में ये क्या है माइनस के साथ है, x1 के साथ माइनस साइन थीटा है तो माइनस साइन थीटा और ये क्या आ जाएगा cos थीटा, यानी ये कौन सी इक्वेशन आ गई 9। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण 9 तथा समीकरण 3, देखो क्या है 9, समीकरण 9 और समीकरण 3 क्या है, ये तो अपन ने कहाँ से लिखी थी, रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की इक्वेशन से, ये अपन ने कहाँ से निकाला है, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से। तो अपन कह सकते हैं कि समीकरण 9 तथा समीकरण 3 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण घूर्णी निर्देश तंत्र को संतुष्ट करता है। लिख लेना कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण घूर्णी निर्देश तंत्र को संतुष्ट करता है, घूर्णी निर्देश तंत्र को संतुष्ट करता है। तो ये आपका क्या हो गया, जो एक क्वेश्चन था वो हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं तो आप लिख लीजिए। और लिख लेना कि यही लॉरेंज रूपांतरण समीकरण का ज्यामितीय अर्थ है। ज्यामितीय अर्थ यानी ज्योमेट्रिकल, इसका क्या मीनिंग होगा, यही लॉरेंज रूपांतरण समीकरण का, यही लॉरेंज रूपांतरण समीकरण का ज्यामितीय अर्थ है, यही लॉरेंज रूपांतरण समीकरण का ज्यामितीय अर्थ है। यानी इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण का ज्यामितीय अर्थ लिखो। तो आप ये क्वेश्चन भी और करके लिख लेना। क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये जो मैंने सॉल्व कराया है इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है। देखो इसके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो सिद्ध कीजिए कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण घूर्णी निर्देश तंत्र को संतुष्ट करता है, ठीक है, या घूर्णी निर्देश तंत्र की समीकरण को संतुष्ट करता है। दूसरा ये बन सकता है कि आप लॉरेंज रूपांतरण समीकरण का ज्यामितीय अर्थ लिखिए, यानी इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिखिए। तो भी उसमें आपको क्या करना है, यही डेरिवेशन आपको प्रूफ करना है, क्योंकि ये जो बता रहा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही बता रहा है, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक तरह से ज्योमेट्री तो है, तो वो क्या है, इसी को सेटिस्फाई करेगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके हो गए, तो इसको लिख लीजिए आप।
लिखिए, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिख दिया हो तो। देखो मैथमेटिकल फिजिक्स में ये क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, तो हो सकता है आपको जो वैसे लिखाया जाएगा उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। 99% तो ये रहेगा कि जो लिखाया जा रहा है आपको उसके अंदर से ये आएगा आपका पेपर, क्योंकि मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, जो है सब कुछ करवा रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब अपन किसकी बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं नए क्वेश्चन की। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख दीजिए वो वाला, तो लिखिए उसमें क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध करो कि चतुर्विम निर्देश तंत्र में, सिद्ध करो कि चतुर्विम निर्देश तंत्र में सिद्ध करो कि चतुर्विम निर्देश तंत्र में उचित समयांतराल एक निश्चित राशि होता है। उचित समयांतराल को लिखते हैं डी टॉ से एक निश्चित राशि होता है। एक निश्चित राशि होता है, ठीक है। एक तो ये वाला है, इसके ही और मैं एक क्वेश्चन और लिखवाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध करो कि चतुर्विम निर्देश तंत्र में उचित समयांतराल, सिद्ध करो कि डी टॉ इज इक्वल टू डी टी अपॉन में गामा। दोनों क्वेश्चन है। फर्स्ट तो क्या है, फर्स्ट ये दे रखा है कि सिद्ध करो कि चतुर्विम निर्देश तंत्र में उचित समयांतराल डी टॉ एक निश्चित राशि होता है। यानी जो अपने पास 4 वेक्टर फॉर्मूला में जो अपने पास जो टाइम डिलेशन होता है, यानी अपन जानते हैं कि जब आपकी पिछली क्लास ली थी फर्स्ट ईयर में, मैंने यहाँ पे बताया था कि अपने पास जो टाइम डिले होता है, टाइम डिले कैसे होता है, अपने पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब रिलेटिविटी की बात करते हैं तो उसमें टाइम का एक फॉर्मूला आता है। यदि उसमें टाइम क्या अपन dt है तो जो नया अपन को टाइम दिखेगा वो क्या होगा, dt अपॉन में गामा होगा। तो यही अपन को क्या करना है, प्रूफ करना है किसमें, चतुर्विम निर्देश तंत्र में 4 वेक्टर कोऑर्डिनेट। यानी 4 वेक्टर कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या है अपने पास, चतुर्विम निर्देश तंत्र क्या होता है अपने पास कि उसमें 6 तरह के कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x1, एक x2, एक x3, तीसरा होता है x4 जो किसके इक्वल होता है अपने पास, आयोटा ct के। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। तो उसी चीज को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले तो क्या प्रूफ कर सकते हैं यहाँ से, पहले तो आपको क्वेश्चन लिखना है, तो ये क्वेश्चन लिख दीजिए। क्वेश्चन लिखना हो तो लिख लिए, नहीं तो फिर अपन सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं एस निर्देश तंत्र में सदिश लंबाई। देखो एस निर्देश तंत्र में सदिश लंबाई मैंने कल भी बताया था कि अपन किससे लिखते हैं उसको, एस स्क्वायर से। तो देखो जो सदिश लंबाई लिखते हैं, अब वो किस एस निर्देश तंत्र में लिख रहे हैं तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और टी स्क्वायर होता है। इसको मैं यदि आयोटा की टर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आयोटा सी टी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर। अपन जानते क्या है, यहाँ पे मैं क्या जानता हूँ, इसको मैं जानता हूँ कि यदि x है वहाँ पे अपन क्या लिखते हैं x1, जहाँ y है वहाँ पे क्या लिखते हैं x2, जहाँ z है वहाँ क्या लिखते हैं x3 और जहाँ आयोटा सी टी है वहाँ क्या लिखते हैं अपन x4। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एस स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई डाउट। यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से 4 और ये क्या हो जाएगा x म्यू का स्क्वायर। बताओ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है। क्या है x म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी, सॉरी ये आई नहीं है, म्यू की वैल्यू कितनी 1 से लेकर 4 तक, तो वापस यही टर्म आएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं नंबर दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। ठीक, फिर क्या करूँ, फिर मैं लिखता हूँ इसका जो दूसरा कोऑर्डिनेट है कौन सा एच डैश, कौन सा एच डैश निर्देश तंत्र में, एच डैश निर्देश तंत्र में सदिश लंबाई, एच डैश निर्देश तंत्र में सदिश लंबाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये भी सेम वही टर्म हम हो जाएगी अपने पास, एच डैश स्क्वायर हो जाएगा एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर और ये हो जाएगा सी स्क्वायर और टी डैश स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एच डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी मैं ऐसी आयोटा वाली फॉर्म में लिखता हूँ तो एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर प्लस का आयोटा सी टी डैश का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अपन जानते हैं कि ये वाले क्या होगा, एक्स डैश है वो x1 डैश होगा, जो वाई डैश है वो x2 डैश होगा, जो जेड डैश है वो x3 डैश होगा और जो आयोटा सी टी डैश है वो क्या होगा x4 डैश। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एस स्क्वायर इज इक्वल टू x1 डैश स्क्वायर प्लस x2 डैश स्क्वायर प्लस x3 डैश स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा x4 डैश स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ एच डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स म्यू, म्यू इज इक्वल टू 1 से 4 और ये क्या हो जाएगा एक्स म्यू। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब अपन एक चीज़ अपन ने कल निकाली थी कि जो सदिश लंबाई होती है वो कैसी होती है, इनवेरिएंस होती है, अच्छे से जानते हो आप। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि हम जानते हैं कि सदिश लंबाई का वर्ग, सदिश लंबाई का वर्ग, सदिश लंबाई का वर्ग, सदिश लंबाई का वर्ग एक निश्चित राशि होता है, एक निश्चित राशि होता है, एक निश्चित राशि होती है, यानी इनवेरिएंस होता है। तो ये अपन ने कल प्रूफ भी किया था। ठीक है, तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख सकता हूँ एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, यानी मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ म्यू इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा डैश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, यहाँ स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, डैश आएगा फिर क्या आएगा आपके स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास म्यू एक्स म्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू से 4, ये हो जाएगा अपने पास म्यू इज इक्वल टू 1 से 4 और ये हो जाएगा एक्स म्यू डैश का होल स्क्वायर। तो इसको आप इस तरीके से तो लिख सकते हो, ये अपन ने कल प्रूफ भी किया था। तो यहाँ तक तो देखो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। देख लो एक बार, कुछ नहीं किया मैंने, एस निर्देश तंत्र में सदिश लंबाई लिखी है, एस डैश निर्देश तंत्र में सदिश लंबाई लिखी है। देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। किसी को कोई डाउट नहीं, चले आगे। तो अब इसमें क्या करना है, अब अपन को देखना है कि देखो जब सदिश लंबाई का वर्ग निश्चित राशि होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो इसके अवकलज के रूप में लिख लो, यानी डेरिवेटिव के रूप में लिख लूँ। क्या डेरिवेटिव भी यही टर्म देगा, क्या डेरिवेटिव जब अपने पास पता है कि सदिश लंबाई का वर्ग क्या होता है, इनवेरिएंस होता है, तो इसका अवकलन रूप भी इनवेरिएंस होगा क्या, बताओ। हो बिल्कुल होगा। तो इसका अवकलन रूप भी क्या होगा, अवकलन रूप भी निश्चित होगा, यानी इनवेरिएंस होगा। ठीक है, यानी इसी को मैं क्या करता हूँ, अवकलन की फॉर्म में तोड़ देता हूँ, कौन से में, dx में। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो dx म्यू स्क्वायर, म्यू की वैल्यू 1 से 4 इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1 से 4 और dx म्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। अब देखो मैं इसको कौन से कोऑर्डिनेट में, एक बार इसको थोड़ा लंबा जाएगा तो एक बार आप इसको लिख दीजिए, फिर मैं इसको लिखता हूँ, क्योंकि इसमें ये दोनों टर्म ओपन करनी होगी अपन को। लिखिए इतना, फिर मैं नेक्स्ट बढ़ता हूँ आगे।
लिख दिया। इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट है उनके लिए भी सेम यही सिलेबस है, यही क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ नहीं करना। जो टर्म वैसे जो बोल रहा हूँ वो इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग नोट्स भी बनाते जाइएगा। बाकी देखो क्वेश्चन करने का तरीका, डेरिवेशन सेम रहेगा। हो सकता है आपकी थ्योरी 2-4 लाइन की लिखनी हो, वो आप बना के लिख सकते हो आराम से। चलिए नेक्स्ट लिख दिया हो तो फिर चलते हैं। अब देखो आगे क्या करना है, वहाँ तक तो मैंने कर लिया था। इसको मैं एक नंबर दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर कोई सा भी नहीं दिया तो इसको दे देता हूँ 3, ठीक है। अब मैं इसी को वापस एक्सप्लेन करता हूँ, यानी इसको वापस क्या लिखेंगे अपन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ही लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, इधर वाली टर्म की। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, dx1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस का dx2 का होल स्क्वायर, यानी ये इस टाइप से लिखना है, ठीक है, प्लस dx3 प्लस dx4, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इसके इक्वल में क्या आएगा, dx1 डैश का स्क्वायर प्लस dx2 डैश का स्क्वायर प्लस dx3 डैश का स्क्वायर प्लस dx4 डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब यदि मैं इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में तोड़ूँ वापस, किसमें, कार्टेशियन निर्देश तंत्र में, तो जो कार्टेशियन निर्देश तंत्र की जो टर्म है उसको मैं लिख सकता हूँ, यानी जो x1 है वो किसके बराबर है, x, जो x2 है वो y के बराबर, जो x3 है वो किसके बराबर, z के बराबर, और जो x4 है वो किसके बराबर है, आयोटा सी टी के, ठीक है। ऐसे ही अपने पास उधर क्या आएगा, x1 डैश तो x डैश, x2 डैश तो ये क्या था, y डैश, x3 डैश तो ये क्या था, z डैश, और x4 तो ये क्या था, आयोटा सी टी डैश, ठीक है। कोई डाउट नहीं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये सब कार्टेशियन में बदल देता हूँ वापस, तो ये आ जाएगा dx स्क्वायर प्लस का dy स्क्वायर प्लस का dz स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का dx4 है तो देखो ये क्या हो जाएगा, आयोटा सी टी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इज इक्वल टू, इधर भी क्या होगा अपने पास, dx डैश स्क्वायर प्लस dy डैश स्क्वायर प्लस dz डैश स्क्वायर, और प्लस का क्या आ जाएगा, आयोटा सी टी डैश का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का आयोटा स्क्वायर सी स्क्वायर और टी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू dx डैश प्लस dy डैश प्लस dz डैश, और बीच में क्या आ जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या बाहर लूँ बताओ, यहाँ पे यदि मैं बाहर लेता हूँ माइनस का सी स्क्वायर और टी स्क्वायर बाहर ले सकता हूँ, माइनस का सी स्क्वायर और टी स्क्वायर यदि मैं यहाँ से बाहर लेता हूँ तो क्या बचेगा, यदि माइनस का लिया है तो ये तो क्या प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस इधर पूरी टर्म, ये तीनों टर्म मैं एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये लिख लो, तो मैं ये क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ये वापस मैं बंद कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये क्या था, अपन ने क्या बाल लिया है, सी स्क्वायर और टी स्क्वायर बाल लिया है। तो यहाँ पे देखो जब सी स्क्वायर टी स्क्वायर बाल लिया तो वो इसके नीचे डिवाइड में भी तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब देखो अपने पास एक टर्म अपन ने मिस्टेक की है, क्या, क्योंकि इसमें जो टी वाली टर्म आएगी वो किस फॉर्म में आनी चाहिए अपने पास, अवकलज के रूप में आनी चाहिए। किस रूप में आनी चाहिए, अवकलज के रूप में। क्यों, क्योंकि देखो अपन ने पास ये टी वाली तो टर्म ली, तो यहाँ पे जो x4 था तो x4 की जगह अपन ने आयोटा सी टी तो रख लिया, पर साथ में यहाँ पे क्या आएगा, डी टी आएगा, क्या आएगा, डी टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, हल्की सी मिस्टेक भारी पड़ सकती है, डी टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी क्या आएगा, सी तो था ही और साथ में क्या आएगा, डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर इधर, यहाँ भी वही आएगा, आयोटा स्क्वायर का 1 कर दिया, सी स्क्वायर, क्योंकि अपन ने क्या यहाँ पे अवकलन वाली टर्म थी, x4 की जगह क्या रखा, आयोटा सी टी रखा है, तो ये d तो साथ में ही रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, साथ में d, तो साथ में डी टी स्क्वायर क्या आएगा अपना, कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो
क्या बचना चाहिए अपने पास, मैं डी टी जो अपने पास 1/c² डी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर तो मैंने बाहर ले लिया, इसके साथ में मैं लगा लेता हूँ डी टी स्क्वायर, ठीक है, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके तो लगा सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, इसमें भी सेम वही माइनस का c² ले लिया, डी टी डैश स्क्वायर ले लिया, तो ये क्या बचेगा अपने पास 1-1/c², और ये क्या रहेगा अपने पास डी एक्स डैश अपॉन में डी टी डैश का स्क्वायर प्लस डी एक्स डैश डी टी डैश का स्क्वायर, सॉरी एक्स डैश नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा वाई डैश का स्क्वायर प्लस डी जेड डैश अपॉन में डी टी डैश का स्क्वायर, और साथ में c² है ही। तो देखो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी अपने पास, ये वाली टर्म आ जानी चाहिए ये वाली। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, किस तरीके से कि ये अपने पास क्या हो गया, इनको मैं यदि ux uy और u वाली टर्म में बदल दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कैसे, मतलब कौन सी टर्म में चेंज करनी है अपन को इसको चेंज करना है। देखो ये वाली है, इसको ux uy uz, ये ux डैश uy डैश और uz डैश, तो क्या टर्म रहेगी अपने पास, देखो c² dt² 1 देखो 1/c² ऐसे का ऐसे, तो ये लिख दिया मैंने ux² प्लस uy² प्लस का uz², ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का c² dt डैश का होल स्क्वायर, ये रह जाएगा 1-1/c², तो ये रह जाएगा अपना ux² प्लस uy डैश का स्क्वायर प्लस uz डैश का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं, c² से c² कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब क्या करें, अब देखो यहाँ पे अब अपने पास जो टर्म आ रही है वो ये टर्म आ रही है, अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूँ कि अपन को जो प्रूफ करना था वो आ जाए। तो प्रूफ क्या करना था, अपन को टाइम डिलेशन निकालना था, यानी डी टी इज इक्वल टू वो चीज़ निकालनी थी। तो देखो इसको प्रूफ कैसे करें अपन, उसकी बात करते हैं। तो ये प्रूफ कैसे हो सकता है, यदि प्रूफ में मान लो कि अपने पास क्या है, ऐसी कोई टर्म है जो ux, मान लो कि ऐसा कोई u वेक्टर है, माना कि u वेक्टर है, वो क्या है अपने पास ux कैप प्लस कैप प्लस कैप। यदि इसका कैप है, ठीक है, डैश में करेंगे तो डैश का आ जाएगा। ये यहाँ पर लिख लेना, एक लाइन लिख लेना, जहाँ पर ux dx/dt का होल स्क्वायर है, uy dy/dt है, uz dz/dt है, ऐसे ux डैश dx डैश/dt डैश है, ये सब चीज़ आप एक लाइन में लिख देना, ठीक है, चौकी करके। तो ये क्या हो जाएगा, देखो जब इसका मैं मोड करूँ तो ये क्या होना चाहिए अपने पास ux² प्लस uy² प्लस का uz² आना चाहिए, यानी इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तब ये वाली टर्म आएगी। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ किस तरीके से, इस तरीके से। कैसे, देखो माइनस का क्या है अपने पास, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये क्या रहा dt², फिर ये क्या रहा 1 माइनस का देखो ux uy, और ये इसके किसके इक्वल है u² के, तो ये हो जाएगा अपना u² अपॉन में c², ठीक है, इज इक्वल टू dt डैश का स्क्वायर 1 माइनस u डैश स्क्वायर अपॉन में c² में कोई भी डैश नहीं आता क्योंकि c तो क्या रहता है, सेम ही रहता है, तो ये वाली टर्म आ जाएगी। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि जहाँ पर अपने को क्या मानना है, बताओ क्या मानना है, बताओ बताओ बताओ। देखो उचित समयांतराल मानना है, तो देखो जो टाइम डिलेशन था इसको मैं लिख सकता हूं कि जो समय अंतराल की परिभाषा होती है, समय अंतराल की परिभाषा से, यानी जो टाइम डिलेशन होता है उसमें कभी भी डिफरेंस नहीं आता, नहीं डी टॉ इज इक्वल टू क्या होता है, डी डॉट डैश होता है। तो यहाँ तक तो अपन को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो एक चीज़ तो क्या थी, अपनी जो प्रूफ निकालनी थी वो हो गई। अब दूसरी क्या निकालनी है, अब यदि मैं एक तो डी टॉ रखूँ और एक को क्या कर दूँ मैं, यानी अपन को कैसे निकालना है कि यहाँ पे जानते हैं कि डी टॉ इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी टॉ इज इक्वल टू डी टी और 1 माइनस का u² अपॉन में c²। बताओ यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या ये चीज़, कोई डाउट? यहाँ सही है, ये सही है, डी टी स्क्वायर, हाँ इसमें ये मिस्टेक की है। देखो एक टर्म में यहाँ पे और लिखता हूँ क्या,
जब अपन इसका क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर है, ठीक है, तो ये अपन ने कर दिया यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। तो जब यह इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वर्ग, या तो लिख लेता हूँ वर्गमूल करने पर, क्या करने पर, वर्ग रूट करने पर, तो वर्गमूल करने पर ये क्या हो जाएगा अपना डी टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर की पावर 1/2, ये अंडर रूट आ जाएगा, ये डी टी डैश हो जाएगा, और 1 माइनस यू स्क्वायर डैश अपॉन में सी स्क्वायर, और क्या आ जाएगा अंडर रूट। अब समयांतराल की परिभाषा से क्या कहता है, समयांतराल परिभाषा से, समांतराल का परिभाषा क्या कहती है, यानी उसमें भी वही के इनवेरियंस रहता है, यानी एस और एस डैश में क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि डी टो इज इक्वल टू क्या रहना चाहिए अपना, डी टो डैश। अब देखो मैं उसकी वैल्यू निकालता हूँ जो अपन को प्रूफ करना था, तो डी टो इज इक्वल टू क्या है अपने पास, डी टी और साथ में 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर की पावर 1/2 है, ठीक है। अपन को क्या निकालना था, गामा निकालना था, डी टो इज इक्वल टू क्या निकालना था, गामा। तो अपन जानते हैं कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, डी टो इज इक्वल टू डी टी 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। बताओ लिख सकता हूँ, कोई डाउट। अब जो अपने पास जो टर्म आ रही थी, अपन ने बीटा किसको माना था, v अपॉन सी को माना था, वेलोसिटी अपॉन में क्या था, सी प्रकाश के लाइट की वेलोसिटी, वही फिक्स कांस्टेंट। तो यहाँ भी क्या होगा अपने पास, जो u है वो क्या है, वेलोसिटी। तो इसको मैं मान सकता हूँ कि जहाँ पर गामा क्या होता है, गामा आप अच्छे से जानते हो कि 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट ही तो होता है, तो इसको मैं गामा लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, डी टो इज इक्वल टू डी टी अपॉन में गामा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका प्रूफ हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिए। ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी जरूर है पर अच्छा क्वेश्चन है। देखो इधर कुछ कट नहीं रहा, यदि लास्ट में देखना हो तो ये 1 माइनस का यू डैश अपॉन में सी स्क्वायर है, ठीक है, जो आपको नहीं दिख रहा होगा शायद वीडियो में। और समझने के बाद तो वैसे ही आप कर सकते हो। ये सब आपको वैसे तो बुक में भी मिल जाएगा यदि बुक है, अगर नहीं है, क्योंकि बुक में क्या टर्म खाई हुई होती है तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या क्या करना है। बाकी आप यहाँ से कर सकते हो। तो यदि आपको पूछता है कि उचित समयांतराल की परिभाषा दीजिए, तो भी आपको क्या देनी है, यही देनी है, डी टो इज इक्वल टू डी टी अपॉन में गामा, ठीक है, अलग से कोई परिभाषा नहीं है। चतुर्विम निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, इंग्लिश वाले भी ध्यान देना, 4 फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी जिसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स वाई जेड, और चौथा कोऑर्डिनेट होता है आयोटा सी टी का, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होता है, चौथा कोऑर्डिनेट x4 के इक्वल होता है, वही क्या कहलाता है, अपना चतुर्विम निर्देश तंत्र कहलाता है।
लिख दिया हो तो चले आगे। चले, इस साइड का आपको एक बार देखना है क्या वो क्या लिखा है, तो मैं एक बार कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ आपको, जो कट रहा था उस साइड में देख लो। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे उस साइड नहीं लिखेंगे क्योंकि उस साइड दिखने में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आपका नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये तो अपने किस रिलेटेड था, जो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से रिलेटेड था। एक नया कंसेप्ट बता दिया मैंने, उचित समयांतराल का प्रूफ करके बता दिया, तो ये भी बता दिया। अब अपन बात करते हैं एक नए कंसेप्ट की जिसे बोलते हैं फोर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? फोर वेलोसिटी, जिसे क्या बोलते हैं? फोर वेलोसिटी। तो टॉपिक लगाइए नया, अपना नया टॉपिक है चतुर्विम वेग। चतुर्विम वेग फोर वेलोसिटी। क्या? फोर वेलोसिटी। देखो, तो सबसे पहले तो इसको डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि फोर वेलोसिटी, वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है? आप जानते हो क्या होता है वेलोसिटी? अपने पास क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो मैं एक दो टर्म लेता हूँ, देखो, एक तो लेता हूँ डी एक्स म्यू, एक लेता हूँ अपने पास डी टी। ये जो डी एक्स म्यू है ये क्या है अपने पास? जो डिस्प्लेसमेंट है किसका? अपने पास जो अपन ने इसके पहले कोऑर्डिनेट पढ़े थे, मैंने लिखा था कि ये क्या अपने पास अवकलन वाली टर्म है, यानी ये डी एक्स फोर, क्या डी एक्स फोर नहीं है, सॉरी, म्यू है। ठीक है, तो म्यू क्या टर्म बताती है यहाँ पे? म्यू यही टर्म बताती है कि किसका डिस्प्लेसमेंट बताता है या डिस्टेंस बताता है। ये तो कहते हैं अपन वेलोसिटी। तो ये क्या बताएगा? जो डिस्टेंस होती है, अधिकतम विस्थापन होता है, उसका उचित समयांतराल, यानी ये डी क्या है? डी, सॉरी, ये डी टी नहीं लिखना, डी टॉ लिखना है। क्या लिखना है? डी टॉ। ठीक है, यानी जो विस्थापन होता है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है विथ रेस्पेक्ट टू किसके? टाइम डिलेशन के, यानी जिसे बोलते हैं अपन उचित समयांतराल। तो जो अपन कह सकते हैं कि जो अधिकतम विस्थापन का उचित समयांतराल के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो क्या कहलाता है? अपना चतुर्विम वेलोसिटी कहलाती है। तो इसका एक बार डेफिनेशन लिख दीजिए, फिर मैं आपको लिखाता हूँ। लिख लीजिए, चतुर्विम विस्थापन में उचित समयांतराल के सापेक्ष, चतुर्विम विस्थापन में उचित समयांतराल के सापेक्ष परिवर्तन चतुर्विम वेग कहलाता है। चतुर्विम विस्थापन में उचित समयांतराल के सापेक्ष परिवर्तन चतुर्विम वेग कहलाता है। चतुर्विम विस्थापन में उचित समयांतराल के सापेक्ष परिवर्तन चतुर्विम वेग कहलाता है। क्या लिखा है मैंने? कि जो ये डिस्प्लेसमेंट था डी एक्स म्यू, उसका किसके रेस्पेक्ट में चेंजेज हो रहा है? चेंजेज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में? डी टॉ के रेस्पेक्ट में। तो वही जो चेंज हो रहा है वो क्या कहलाएगा? वही क्या कहलाएगा? अपना चतुर्विम वेग, जिसको अपन यू म्यू से व्यक्त करते। किससे व्यक्त करते हैं? यू म्यू से। तो अपन लिख लेना कि चतुर्विम वेग को यू म्यू से व्यक्त करते हैं, यू और उसके नीचे म्यू। चतुर्विम वेग को यू म्यू से व्यक्त करते हैं। देखो, ये इसके रिलेटेड आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो इसको आप ध्यान से समझना। तो ये क्या कहलाएगा? अपना यू म्यू इज इक्वल टू डी एक्स म्यू अपॉन में डी टॉ, जहां पर म्यू इज इक्वल टू क्या है अपने पास? 1 2 3 और 4। कौन? ये फोर कोऑर्डिनेट के लिए बात हो रही है, तो ये क्या अपना 4। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि देखो यू म्यू इज इक्वल टू, या फिर आप उचित समयांतराल की परिभाषा से क्या लिख सकते हो? अभी अपन ने प्रूफ किया, वहां से क्या जानते हो? उचित समयांतराल की परिभाषा से देखो, उचित समयांतराल की परिभाषा से क्या जानते हो? वो जानते हो आप कि डी टॉ इज इक्वल टू क्या होता है? डी टी अपॉन में क्या होता है? गामा होता है। ठीक है, तो इसमें डी टॉ की जगह मैं इसमें रख सकता हूँ समीकरण 1 से ये वाली वैल्यू इसमें। तो डी टॉ का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो ये क्या आएगा अपने पास? यू म्यू इज इक्वल टू डी एक्स म्यू, साथ में क्या आ जाएगा? डी
टी और गामा आएगा नीचे, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। गामा कहाँ आ जाएगा ऊपर, तो यू म्यू इज इक्वल टू गामा, और ये हो जाएगा अपने पास डी एक्स म्यू अपॉन में डी टी। ठीक है, तो ये अपना क्या कहलाएगा, चतुर्विम विस्थापन, सॉरी चतुर्विम वेग। तो अपन कह सकते हैं कि ये क्या हो गया अपना यू म्यू इज इक्वल टू गामा डी एक्स म्यू अपॉन में डी टी। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। देखो ये क्या है अपना, पर इसको एक बार ऐसे ही रहने दो। ठीक है, ये आगे अपन चेंज कर लेंगे, जहाँ पर म्यू इज इक्वल टू क्या है अपने पास 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना चतुर्विम वेग कहलाएगा। तो ये अपने किसकी डेफिनेशन हो गई, चतुर्विम वेग की। तो ये इसमें कंसेप्ट है, कुछ नहीं किया कि जो विस्थापन होता है उसको उचित समयांतराल के रेस्पेक्ट में जो भी उसमें डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिले। ठीक है, तो जो अपने पास जो रिलेटिविटी में जो टाइम लेते हैं डी टॉ, वही काम में लेना है। ठीक है, आपको जिसमें आपको टाइम डिलेशन टाइप से बोलते हैं। ठीक है, तो यू म्यू इज इक्वल टू डी एक्स म्यू अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा, यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया, ये अपन पहले से ही जानते थे। यहाँ से ये वैल्यू रखी तो ये केवल सीधा फॉर्मूला आ गया, और ये वाला फॉर्मूला क्या कहलाएगा, फोर वेलोसिटी का फॉर्मूला कहलाएगा। अब मैं इसका यदि प्रथम घटक लिखता हूँ, किसका, चतुर्विम वेग का प्रथम घटक, चतुर्विम वेग का प्रथम घटक, यानी फर्स्ट कंपोनेंट लिखता हूँ किसका, फोर वेलोसिटी का। तो ये क्या आएगा, देखो जहाँ पर म्यू इज इक्वल टू क्या रखना है अपन को, 1 रखने पर। ठीक है, तो जो अपने पास फॉर्मूला है उसमें म्यू इज इक्वल टू क्या रखना है, 1। तो अपन फॉर्मूला क्या जानते हैं, यू म्यू इज इक्वल टू गामा डी एक्स म्यू अपॉन में क्या है डी टी। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, u1 इज इक्वल टू गामा डी एक्स वन अपॉन में डी टी। और जब x1 है, x1 को मैं यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखूँ तो x1 इज इक्वल टू क्या होता है अपना x होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, u1 इज इक्वल टू गामा डी एक्स अपॉन में डी टी। और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि जो u1 है वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ आ जाएगा गामा इस डी एक्स बाई डी टी को मैं यू, क्या डी एक्स बाई डी टी कौन सी टर्म होती है, वेलोसिटी वाली टर्म होती है। तो इसको मैं किस फॉर्म में मान लेता हूँ, यू एक्स की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा अपना, इसका प्रथम घटक हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं। तो u1 इज इक्वल टू क्या आएगा, गामा यू एक्स, इसका ही क्या हो जाएगा, प्रथम घटक। तो अपन कह सकते हैं कि ये चतुर्विम वेग का क्या है, प्रथम घटक है। तो ये आपको याद रखने होंगे, लिखिए इसको। फिर अपन सेकेंड भी निकालेंगे, थर्ड भी निकालेंगे और फोर्थ भी निकालेंगे। लिख लिया होगा, ठीक है, लिख दिया तो चलते आगे। फिर इसका क्या लिखते हैं, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट और फोर्थ कंपोनेंट, चारों कंपोनेंट लिखने हैं। तो अब अपन लिखते हैं किसका, कंपोनेंट नंबर लिखते हैं कौन सा, सेकंड, चतुर्विम वेग का द्वितीय घटक। कौन सा घटक लिखेंगे, सेकंड कंपोनेंट, यानी चतुर्विम वेग का द्वितीय घटक,
चतुर्विम वेग का द्वितीय घटक। तो ये क्या हो जाएगा, जब सेकंड कंपोनेंट लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू कितना रखना है 2, तो ये अपने फॉर्मूला है गामा डी एक्स म्यू अपॉन में डी टी। जब सेकंड घटक लिख रहे हैं तो म्यू इज इक्वल टू कितना रखना है 2 रखने पर। तो ये क्या हो जाएगा अपना, देखो यू टू इज इक्वल टू गामा डी एक्स म्यू अपॉन, सॉरी म्यू की जगह क्या आ जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा डी टो। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे कुछ मिस्टेक की क्या, नहीं सही किया, सीधा फॉर्मूला ही तो रखना है अपन को, क्या करना है डी टी हो जाएगा। और ये अपन जानते हैं कि जब इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x2 इज इक्वल टू वाई लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा u2 इज इक्वल टू गामा डी वाई अपॉन में डी टी। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट आ जाएगा अपने पास, u2 का आ जाएगा अपने पास गामा, और इसको मैं लिख सकता हूँ u वाई। ठीक है, कोई डाउट नहीं, डाउट। ऐसे ही आपको थर्ड सेम टू सेम लिखना है। तो थर्ड का जो थर्ड घटक आएगा, तृतीय घटक आएगा, वो क्या आएगा आपके पास 4 वेलोसिटी का तृतीय घटक, थर्ड कंपोनेंट। तो वो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, गामा u3 इज इक्वल टू आएगा गामा uz। इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, फोर्थ की। तो फोर्थ थोड़ा डिफरेंट है, देखो फोर्थ को कैसे करते हैं। चतुर्थ घटक, कौन सा, चतुर्विम वेग का चतुर्थ घटक, चतुर्विम वेग का चतुर्थ घटक यानी 4 कंपोनेंट चतुर्थ घटक। तो देखो इसमें क्या करना है अपन को, ये हो जाएगा अपने पास u म्यू इज इक्वल टू गामा डी एक्स 4 अपॉन में डी टी हो जाएगा। और x4 अपन जानते हैं कि क्या होता है, आयोटा सी टी होता है। तो ये क्या हो जाएगा u4 इज इक्वल टू गामा डी अपॉन में डी टी, साथ में आयोटा सी टी आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो u4 आएगा वो क्या आएगा, आयोटा को मैं बाहर ले लूँ तो आयोटा गामा, ये क्या बन जाएगा अपने पास आयोटा सी टी। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, देखो सी भी बाहर ले लो तो डी टी अपॉन में डी टी। तो ये अपना बन जाएगा क्या, u4 जो घटक आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा, आयोटा गामा सी। यानी देखो इसमें क्या कहना चाहता हूँ मैं, जो लास्ट में रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा कि अपना जो 4 वेलोसिटी का प्रथम कंपोनेंट है किस पर डिपेंड कर रहा है, ux पर। ux क्या है, वही x कंपोनेंट में किसी की वेलोसिटी है। ऐसे ही अपने पास सेकंड कंपोनेंट है वो भी किस पर डिपेंड कर रहा है, uy पर। थर्ड है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, uz पर। यहाँ पे देखो जो फोर्थ वाला कंपोनेंट आएगा 4 वेलोसिटी का, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉन्स्टेंट पर। क्योंकि गामा क्या है, एक तरह से कॉन्स्टेंट होता है 1/1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, और c क्या होता है, एक तरह से कॉन्स्टेंट होता है। तो ये क्या कह सकते हैं कि अपन कह सकते हैं कि जो इसका फोर्थ घटक है वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा, इस पे वेग पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये लिख दिए, फिर मैं 2 लाइन में लिखा देता हूँ इसे। लिख दिया, इसके आगे लिख दीजिए। अतः स्पष्ट है कि चतुर्विम वेग का चतुर्थ घटक, अतः स्पष्ट है कि चतुर्विम वेग का चतुर्थ घटक, अतः स्पष्ट है कि चतुर्विम वेग का चतुर्थ घटक सामान्य वेग पर निर्भर नहीं करता, सामान्य वेग पर निर्भर नहीं करता। अतः स्पष्ट है कि चतुर्विम वेग का चतुर्थ घटक सामान्य वेग पर निर्भर नहीं करता। अब अपन नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, 4 वेलोसिटी होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि u1 किसके इक्वल आया है, गामा u1 के, u2 किसके इक्वल आया है, गामा uy के, और ऐसे ही गामा uz के, और ये क्या आया, आयोटा गामा c के। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना क्योंकि आपके क्वेश्चन में काम आएगी।
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अपने पास क्या कि चतुर्विम वेग का वर्ग एक इनवेरिएंस होता है। क्या होता है? इनवेरिएंस होता है। क्या लिखना है अपन को कि चतुर्विम वर्ग का क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करो कि चतुर्विम वेग का वर्ग निश्चित होता है, इनवेरिएंस होता है। वो चाहे एस में हो चाहे एस डैश में हो, दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देखो यहाँ से निकाल सकते हो कि आप इसका सॉल्यूशन करके बताओ। देखो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि क्या निकालना है अपन को प्रूफ क्या करना है कि जो अपने पास था एक्स म्यू, क्या था अपने पास? यही टर्म थी जो अपन ने निकाली थी की थी चतुर्विम वेग की, तो वो क्या थी अपने पास? सॉरी, एक्स म्यू नहीं ऐसे लिख दो, यू म्यू क्या स्क्वायर, म्यू की वैल्यू 1 से 4। ऐसे ही ये इनवेरिएंस में ये क्या आना चाहिए अपने पास? यू म्यू डैश का स्क्वायर 1 से 4। ठीक है, ये वाला अपन को प्रूफ करना है। तो देखो ये प्रूफ कैसे होगा, अब अपन जानते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू इज इक्वल टू 1 से 4 और यू म्यू स्क्वायर, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ u1 स्क्वायर प्लस का u2 स्क्वायर प्लस का u3 स्क्वायर और प्लस का u4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई डाउट नहीं है। अब आप जानते हो, क्या जानते हो कि u1 किसके इक्वल आया है? गामा ux के। ऐसे ही u2 किसके इक्वल आया था? अभी गामा uy के। और u3 किसके इक्वल आया था? गामा u3 के। ऐसे ही अपना u4 आया था किसके इक्वल? आयोटा गामा और c के। इनका मैं सबको टर्म में लिख दूँ तो देखो u इज इक्वल टू 1 4 और u म्यू, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सप्लेन करके लिख रहा हूँ। तो देखो u1 की जगह क्या आ जाएगा? गामा ux का स्क्वायर, गामा uy का स्क्वायर, गामा uz का स्क्वायर और ये आ जाएगा आयोटा गामा c का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो गामा स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर माइनस का देखो आयोटा स्क्वायर का माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? गामा बाहर आ गया तो क्या बचेगा? ओनली सी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक कंडीशन मान लेता हूँ कि जो यू वेक्टर है वो किसके इक्वल है? यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस का यू जेड के कैप। यदि इसका मोड लोगे तो क्या आएगा? अंडर रूट आएगा, और अंडर रूट हटाओगे तो क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि जो यू स्क्वायर है वो किसके इक्वल है? यू एक्स स्क्वायर प्लस का यू वाई स्क्वायर प्लस का यू जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या टर्म आनी चाहिए अपने पास? जो टर्म आएगी वो क्या आएगी अपने पास? यहाँ पे हो जाएगा अपना ये टर्म तो ऐसे कि ऐसे u इज इक्वल टू 1 और 4 क्या था अपने पास? u म्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल में क्या चल रहा है अपने पास? ये गामा स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अपने पास? u स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से c स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, माइनस का c स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? देखो 1 माइनस का u स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर बन जाएगा, कोई डाउट? यदि ये माइनस का गामा स्क्वायर c स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा अपना? देखो यहाँ पे मैं एक टर्म लिख लेता हूँ, क्या यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि यदि मैं क्या करूँ यहाँ पे 1 माइनस, जहाँ पर गामा क्या होता है अपना? गामा अपन जानते हैं कि क्या होता है? 1 अपॉन यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का क्या होता है? अंडर रूट होता है। यदि ये क्या होगा? गामा स्क्वायर करो तो ये होना चाहिए अपने पास 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा। ये कैसा है? ऊपर वाली टर्म में है, तो ऊपर वाली टर्म में तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का गामा स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में ये क्या, यदि ऊपर है तो गामा स्क्वायर कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये कटेगा तो अपना क्या रहेगा? माइनस का सी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे जब इसका निकाल रहे, ये अपन ने किसका निकाला है? केवल एस निर्दिष्ट तंत्र में निकाला है, तो ये क्या आ रहा है अपना? माइनस का सी स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं, यानी ये कितना आया? म्यू इज इक्वल टू 1 से 4 यू म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? माइनस का सी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार मैं क्या करूँगा, यदि इसका निकालना चाहूँ किसका? एक्स डैश निर्देश तंत्र का, ये तो किसमें? एस निर्देश तंत्र में। इसी प्रकार यदि मैं इसका लिखूँ तो ये भी क्या आना चाहिए? देखो u इज इक्वल टू 1 से 4 निकालना नहीं है, इसको अब इसी प्रकार करके डायरेक्ट लिखना है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? c आ रहा है, यानी c क्या होता है? कोई कांस्टेंट टर्म होती है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहती, तो अपन मान सकते हैं कि यहाँ भी क्या आएगा? c आएगा। c डैश तो आ ही नहीं सकता, c की वैल्यू सेम रहती है, तो यहाँ भी क्या आएगा? c आएगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि ये क्या है अपना? इनवेरियंस है। तो इनवेरियंस प्रूफ करने के लिए जो था वो हो गया, यानी दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? म्यू इज इक्वल टू 1 से 4 यू म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1 से 4 यू म्यू डैश का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? डैश आएगा। ठीक है,
तो ये क्या बचेगा, माइनस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल होकर क्या बचेगा, सेम टर्म बचेगी। तो ये भी क्या हो गया अपना एक इनवेरियंस हो गया। तो लिख लीजिए इससे, लिख दिया होगा। तो ये क्या हो गया आपके आज की क्लास, यही पर अपन एंड करते हैं। तो अपना जो फोर वेलोसिटी था वो कंप्लीट हो गया। फोर वेलोसिटी का जो ये इनवेरियंस का क्वेश्चन है थ्योरम टाइप में, ये भी मैंने आपको करवा दिया। अब अपन बात करेंगे किसकी, अब अपन बात करेंगे फोर मोमेंटम की, और उसमें कुछ एनर्जी रिलेशन आएगा उसकी, तो वो अपन बात करेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नई क्लास के साथ।